हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 6th चैप्टर जिसका नाम है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। बच्चों, हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया है। हमने इसके अंदर बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया। अब उन्हीं चीजों के आधार पर हम सॉल्व करेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। तो सरलता की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हम यहाँ 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न का फर्स्ट पार्ट, जिसका पहला प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है, संतुलित व्यापार शेष और चालू खाता संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने जब चालू खाता पढ़ा था तब हमने बात की थी कि चालू खाते में 3 तरह की चीजें आती हैं। एक तो आता है आयात निर्यात, जिसके बारे में हमने बात की थी, जिसका कि वस्तुओं का क्या किया जाता है, आयात किया जाता है और वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, और सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है। और इसके बाद आता है अंतरण अदायगी। फिर हमने कहा था कि केवल हम वस्तुएं अर्थात जो भौतिक मदों की यदि बात करते हैं तो वो आता है व्यापार संतुलन में, जिसमें ये आता है भौतिक मद अर्थात वस्तुओं का आयात और निर्यात। और इसके बाद जो सेवाएं बचती हैं और अंतरण अदायगी बचती है, उन तीनों को यदि हम मिला देते हैं तो वो चालू खाता बनता है। तो आपको इसका आंसर किस तरीके से लिखना है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को व्यापार संतुलन कहते हैं। इसमें केवल वस्तुओं का निर्यात और आयात आता है। व्यापार संतुलन में सेवाओं का व्यापार यदि शामिल कर लिया जाए, शुद्ध अंतरण का योग कर दिया जाए, तो चालू खाता संतुलन प्राप्त होता है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो चालू खाता में तो तीनों चीजें आती हैं, जबकि व्यापार संतुलन में वस्तुओं का निर्यात और आयात आता है। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखकर आना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आधिकारिक आरक्षित निधि का लेन देन क्या है? अदायगी संतुलन में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। जो आधिकारिक रिजर्व कोष होते हैं उसके लेन देन का क्या मतलब होता है और अदायगी संतुलन में यह क्या कार्य करता है। यदि आपने लेसन को अच्छे से पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रिजर्व कोष का प्रयोग करके हम अदायगी संतुलन को, असंतुलन होता है यदि, या फिर हमें कह सकते हैं आधिक्य होता है हमारे उसमें अदायगी संतुलन में, तो हम क्या करते हैं, उसको पाटने का कार्य करते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अदायगी का सार है कि जिस प्रकार अपनी आय से अधिक व्यय करने वाले को किसी व्यक्ति को परिसंपत्तियां बेचकर या उधार देकर आय व्यय के अंतर को पूरा करना पड़ता है, उसी प्रकार कोई देश जिसके चालू खाते में घाटा होता है, जो विदेशों को विक्रय से प्राप्त धन से अधिक विदेशों को व्यय करता है, उसे अपनी परिसंपत्ति बेचकर या विदेशों से ऋण लेकर उस कमी के लिए वित्त की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अदायगी जब असंतुलन होता है, या हम कह सकते हैं कि हमें चालू खाते में घाटा होता है, तो क्या करेगी सरकार, अपनी जो परिसंपत्ति है उसको या बेचेगी या फिर क्या करेगी, ऋण लेगी और फिर उस घाटे को पूरा करेगी। जैसे कि किसी व्यक्ति है, उसको यदि आय और व्यय में उसके डिफरेंस होता है, यदि उसकी आय तो कम होती है, व्यय अधिक होता है, तो वह भी तो इसी तरीके से करता है। इसके बाद आपको लिखना है कि इस प्रकार किसी भी चालू खाता घाटे को निवल पूंजीगत प्रवाह से वित्त पोषित करना क्या होता है, आवश्यक। जो चालू खाता घाटा होता है उसमें वित्त का आना आवश्यक है, तभी उस घाटे की पूर्ति की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से घाटे की दशा में विदेशी बाजार में विदेशी करेंसी को बेचकर अपने विदेशी विनिमय को कम करके कोई देश अधिकृत आरक्षित निधि संव्यवहार का कार्य कर सकता है। देखो किस तरीके से होता है, आपको इसी प्रकार से लिखना है कि घाटे की दशा में विदेशी बाजार में, कि यदि घाटा होता है किसी भी देश को तो विदेशी बाजार में विदेशी करेंसी को क्या करता है, बेचता है। जो उसके पास विदेशी करेंसी होती है उसको बेचता है और अपने विदेशी विनिमय को कम करके, उसके पास जो विदेशी विनिमय है उसको कम करके अधिकृत आरक्षित निधि संव्यवहार का कार्य कर सकता है। अभी आरक्षित निधि जो उसके पास होती है, विदेशी जो कोष होते हैं उनको वो कम कर सकता है, उसको बेचता है और इस प्रकार से वो घाटे की कमी को पूरा करता है। अधिकृत आरक्षित निधि में यदि कमी होती है तो कुल अदायगी घाटा संतुलन कहते हैं। कमी होती है निधि में तब क्या होता है, जैसे उसके पास जो बैंकों के पास जो आरक्षित निधि थी, किसी देश के पास जो विदेशी मुद्रा रिजर्व था उसमें वो कमी कर रहा है, उसको निकाल रहा है घाटे की पूर्ति के लिए, तब अदायगी घाटा क्या हो जाता है, संतुलन। और यदि वो वृद्धि करता है, यदि हमें माने कि आधिक्य में चल रहा है, घाटा नहीं है आधिक्य है, तो वो क्या करेगा, उसमें वृद्धि करता है, तो क्या होता है, से आधिक्य होता है। आ रहा है बच्चों समझ में? यहाँ मुख्य बात यह है कि अदायगी संतुलन में किसी प्रकार के घाटे का प्रधान वित्तदाता मौद्रिक प्राधिकार होते हैं। ये जो घाटा है उसकी पूर्ति के लिए जो वित्त पोषण होता है, ये सब कौन करते हैं, मौद्रिक जो प्राधिकार होते हैं। जैसे कि हमारे देश में कौन है, केंद्रीय बैंक है। अदायगी संतुलन घाटा या आधिक्य चालू और पूंजीगत घाटा संतुलन को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। अदायगी संतुलन घाटा कब मिलता है, जब हम इसके अंदर क्या करते हैं, चालू भी आ जाता है, जो आधिक्य चालू हो सकता है या घाटा चालू हो सकता है, और पूंजीगत घाटा, इन दोनों को जोड़ने पर अदायगी संतुलन आता है। हमने पहले ही बात कर ली थी। कोई देश अदायगी संतुलन में तब होता है जब उसके चालू खाते का योग और उसके अनारक्षित पूंजी खाते का योग क्या होता है, शून्य के बराबर।
चालू खाता और पूंजीगत खाता दोनों का योग यदि शून्य होता है तो इसका मतलब क्या है, देश क्या है, बिल्कुल उसमें है अदायगी संतुलन में है। ताकि चालू खाता शेष का बिना किसी आरक्षित निधि संचलन के पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय ऋण के द्वारा वित्त प्रबंध किया जा सके। जो चालू खाते में असंतुलन होता है उसको पूंजी खाते में बदल कर अर्थात वित्त पोषित कर या तो आधिक्य है यदि चालू खाते में तो क्या करेंगे, जो विदेशी करेंसी है उसका क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे। और यदि चालू खाते में क्या है, घाटा चल रहा है तो विदेशी जो कोष है, रिजर्व है, वो क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय ऋण के द्वारा इसका वित्त प्रबंध किया जा सकता है। यहाँ लिखा है ताकि चालू खाता जो शेष है उसमें बिना किसी आरक्षित निधि के संचलन के, उसके अंदर चालू खाते में हम कोई आरक्षित निधि संचलन नहीं करते, केवल पूंजी खाते में परिवर्तन करके हम जो ऋण है उसका प्रबंध कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि अधिकृत आरक्षित निधि व्यवहार स्थिर विनिमय दर की तुलना में अस्थायी विनिमय दर की स्थिति में क्या होती है, अधिक प्रासंगिक होती है। जो अस्थायी तृतीय विनिमय दर होती है उसमें ही क्या होती है, ये अधिक प्रयोग में आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो केंद्रीय बैंक है वो क्या करती है, बीच में अपने जो रिजर्व है उनको बेचना या खरीदना ये चालू रखती है। अधिकृत आरक्षित निधि व्यवहार को अदायगी संतुलन में समायोजित मद के रूप में देखा जाता है। तो ये अधिकृत आरक्षित निधि है उसको जो अदायगी संतुलन है, जो पूंजी खाता है, उसमें एक किसके रूप में समायोजित, जो कि अदायगी संतुलन में यदि घाटा है या फिर अधिक्य है उसकी क्या करता है, संतुलित करता है। तो ये जो अधिकृत आरक्षित निधि व्यवहार है इसको एक समायोजित मद के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखकर आना है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। मौद्रिक विनिमय दर और वास्तविक विनिमय दर में भेद कीजिए। हमने विनिमय दर पढ़ी थी कि एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में क्या मूल्य होता है, वो विनिमय दर होती है। विनिमय दर भी तो होती है, एक तो मौद्रिक और एक वास्तविक। यदि आपको घरेलू वस्तु और विदेशी वस्तुओं के बीच किसी को खरीदने का निर्णय करना हो तो कौन सी दर अधिक प्रासंगिक होगी? भाई आपको घरेलू वस्तुएं खरीदनी है या फिर क्या देखनी है आपको कि विदेशी वस्तुएं खरीदनी है, तो आप कौन सी दर को अधिक प्रासंगिक मानेंगे? इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है कि किसी देश में मुद्रा के रूप में अन्य देश की मुद्रा की कीमत को हम क्या कहते हैं, मौद्रिक विनिमय दर कहते हैं। मौद्रिक विनिमय दर का निर्धारण करते समय कीमत स्तर में परिवर्तनों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जैसा कि हमने सकल घरेलू उत्पाद में पढ़ा था वैसा ही है कि मौद्रिक में क्या होता है, जो कीमत स्तर में जो परिवर्तन है वो शामिल नहीं होता। अलग अलग हम ये देखते हैं कि ईयर्स में क्या होती है, ये बदलती चली जाती है, क्योंकि मुद्रास्फीति क्या होती है, देशों में बढ़ती चली जाती है। लेकिन यदि वास्तविक में देखें तो हम इसके अंदर कंपनसेशन कर देते हैं, किसका, कीमत का। वही है, इसके विपरीत वास्तविक विनिमय दर में विभिन्न देशों के कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों को क्या होता है, ध्यान में रखा जाता है। यह घरेलू वस्तुओं के संदर्भ में विदेशी वस्तुओं के सापेक्षिक कीमत को दिखाता है। ये जो विनिमय दर है वो दिखाएगा कि घरेलू कीमत के संदर्भ में जो वास्तव में जो विदेशी वस्तु है उसकी सापेक्षिक कीमत क्या है। अतः किसी अन्य देश में वस्तुएं अपने देश की वस्तुओं की तुलना में कितनी महंगी है, इसकी माप हम किससे करेंगे, वास्तविक विनिमय दर से। हम ये देखेंगे कि हमारे देश की जो वस्तु है वो दूसरे देश की वस्तु की तुलना में कितनी महंगी है या सस्ती है, तो उसकी तुलना हम वास्तविक विनिमय दर से करेंगे। यदि हम अपने घरेलू और विदेशी वस्तुओं के बीच किसी को खरीदने का निर्णय करते हैं तो वास्तविक विनिमय दर अधिक प्रासंगिक है। मौद्रिक और वास्तविक तो दोनों में हम किसके द्वारा देखेंगे कि वस्तुएं दूसरे देश की वस्तुएं महंगी है सस्ती है, तो वो हम देखेंगे वास्तविक विनिमय दर के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखकर आना है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 1 रुपए की कीमत 1.25 येन है, ठीक है, और जापान में कीमत स्तर कितना है, 3, भारत में 1.2 है कीमत स्तर। कीमत का स्तर भी यहाँ पर दर्शाया हुआ है। तो भारत और जापान के बीच वास्तविक विनिमय दर की आपको क्या करनी है, गणना। यहाँ पर आपको दोनों की बता रखी कि किसमें एक दूसरे का कन्वर्जन हो सकता है। 1 रुपया बराबर 1.25 येन दे रखा है, तो इसके आधार पर हम मौद्रिक विनिमय दर ज्ञात कर लेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि कीमत स्तर 3 चल रहा है वहाँ पर और भारत में 1.2, तो हम कीमत स्तर को कंपनसेशन करके वास्तविक विनिमय दर ज्ञात कर सकते हैं। जापान वस्तु की कीमत भारतीय वस्तु के संदर्भ में हमें देखनी है, दोनों की कीमतों की हमको तुलना करनी है। इसमें संकेत दे रखा है रुपए में येन की कीमत के रूप में मौद्रिक विनिमय दर को पहले ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको मौद्रिक विनिमय दर ज्ञात करनी है, उसके बाद आपको वास्तविक विनिमय दर ज्ञात करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको? सर्वप्रथम मौद्रिक विनिमय दर अर्थात रुपए में 1 येन की कीमत निकाली जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, अभी हमें दे रखा है कि 1 रुपया बराबर कितना दे रखा है, 1.25 येन। तो अब हम ये निकालेंगे कि 1 येन में कितने रुपए आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 रुपया दे रखा है तो हम उस 1 रुपए को पैसे में बदल देंगे। तो कितने होते हैं 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं, तो हम यहाँ पर 100 कर देंगे। ठीक है, 100 में हम भाग लगा देंगे किसका, 1.25 का, क्योंकि हम दोनों की मुद्रा का अनुपात देख रहे हैं। एक देश की मुद्रा की दूसरे देश की मुद्रा की कीमत हम यहाँ देख रहे हैं। तो 100 तो हो गए भारत की मुद्रा 100 पैसे और 1.25 येन क्या है, जापान की मुद्रा। ठीक है, तो हम इसमें भाग लगाते हैं तो 4/5 इस तरह से, और ये आता है 0.80 पैसा। तो मौद्रिक विनिमय दर है, हम ये भी कह सकते हैं कि जापान का तो 1 येन और भारत का कितना हो गया
0.80 पैसा। आ रहा है बच्चों समझ में? या फिर हम ये कह सकते हैं जो हमें पहले भी दे रखा था कि 1 रुपए में कितनी होती है, ठीक है बच्चों। तो मौद्रिक जो विनिमय दर है वो दे रखी है 0.80 पैसा, ठीक है। इसके बाद है वास्तविक विनिमय दर की गणना हम निम्न सूत्र से कर सकते हैं। वास्तविक विनिमय दर की गणना के लिए कौन से सूत्र काम में लेंगे हम? ईपीएफ और उसके बाद भाग लगाएंगे हम पी का। यहाँ पी जो है वो देश का कीमत स्तर है जो अभी चल रहा है, और पीएफ है वो विदेशी कीमत स्तर कितना है। हमें दोनों देश की कीमत का स्तर दे रखा है, और ई जो है वो विदेशी मुद्रा की कीमत है रुपए में। विदेशी मुद्रा की कीमत रुपए में कितनी है वो यहाँ पर दिखा रखी है, ठीक है। तो वास्तविक विनिमय दर को हम कैसे ज्ञात करेंगे? 0.80 जो विदेशी मुद्रा है अर्थात जापान की मुद्रा है, उसकी रुपए में कीमत कितनी है? 0.80 पैसा ही आई है, ठीक है। हमने वहां पर 1 येन की कीमत निकाल दी, कितनी है? 0.80 पैसा, जो कि मौद्रिक विनिमय दर है। उसमें हमने क्या किया? 3 यहाँ पर किसका स्तर है? 3 पीएफ दे रखा है, विदेशी कीमत का स्तर, ठीक है। हमको इसमें क्या करना है? विदेशी कीमत के स्तर से हमें इसको गुणा करना है, तो हमने इसको विदेशी कीमत के स्तर से गुणा किया है। और पी जो है वो है देश का कीमत स्तर। देश का कीमत स्तर कितना है? 1.2। तो इस प्रकार से क्या आ गया? 2। तो वास्तविक विनिमय दर कितनी आ गई? 2। जबकि मौद्रिक जो विनिमय दर थी वो हमने देखी थी कि कितनी आई थी? 1 येन बराबर 0.80 पैसा। वास्तव में कितना हो गया? 2, क्योंकि दोनों देशों में मुद्रास्फीति का स्तर क्या है? अलग अलग है। यदि हम यहाँ देखें तो विदेशों में जो मुद्रास्फीति है वो ज़्यादा है, और भारत में मुद्रास्फीति जो है वो क्या है? कम है। तो इस प्रकार से हमें मौद्रिक विनिमय दर और वास्तविक विनिमय दर निकालनी है। दोनों का सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वचालित युक्ति की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वर्णमान के अंतर्गत अदायगी संतुलन प्राप्त किया जाता था। हमने स्वर्णमान के बारे में डिटेल में जाना था कि किस प्रकार से स्वर्णमान में सोने के बदले में मुद्रा को क्या किया जाता था? कन्वर्ट किया जा सकता था। तो उसके बारे में हमें यहाँ पर पूरा बताना है, जो कि हम चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए आप किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे कि लगभग 1870 से 1914 में विश्व के विभिन्न देशों में स्वर्णमान प्रचलित था, जो कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली का क्या था? सार तत्व था। स्वर्णमान किस पे आधारित था? लगभग स्थिर जो विनिमय दर प्रणाली है उस पर। स्वर्णमान में सभी करेंसियां सोने के रूप में परिभाषित की जाती थी। इसका अर्थ है कि प्रत्येक देश के निवासी अपने देश की घरेलू मुद्रा का दूसरी परिसंपत्ति के रूप में एक निश्चित कीमत पर मुक्त रूप से परिवर्तन कर सकते थे। मतलब अपने देश की जो करेंसी है उसको सोने के रूप में परिवर्तित कर सकते थे, और सोना सभी देशों में पाया जाता था, ठीक है। और सोना अंतर्राष्ट्रीय अदायगी के रूप में क्या था? स्वीकार्य था। यदि हम सोने की बात करें तो सोना हर कोई एक्सेप्ट करने के लिए इसको तैयार था। इससे यह भी संभव हुआ कि एक निश्चित कीमत पर प्रत्येक देश की मुद्रा किसी भी मुद्रा के रूप में परिवर्तन योग्य बन गई। हमें हमारी मुद्रा किसी और में परिवर्तन करना है तो हम क्या करेंगे? जो सोना है उसके रूप में उसको परिवर्तन कर सकते हैं, और सोना हर कोई के क्या होता है? हर कोई इसको एक्सेप्ट करेगा। विनिमय दरों का निर्धारण सोने के रूप में उस मुद्रा के मूल्य द्वारा होता था। जहाँ सोने की ही मुद्रा होती थी वहाँ उसकी वास्तविक सोने की मात्रा होती थी। जहाँ पर मुद्रा ही सोने की है तो वहां पर तो क्या होती थी? वही उसकी क्या होती थी? मुद्रा होती थी। सोने की ही मुद्रा है उसकी तो वही उसकी कीमत होती थी। यहाँ पर सोना अलग से देने की जरूरत नहीं होती थी। उदाहरण के लिए यदि मुद्रा ए की एक इकाई का मूल्य 1 ग्राम सोना है, मुद्रा बी का मूल्य कितना है? मुद्रा ए के मूल्य का क्या होता था? दुगना होता था। आर्थिक एजेंट प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा बी की 1 इकाई को मुद्रा ए की 2 इकाई के रूप में क्या करेगा? बदल देगा। यदि मुद्रा की जो 1 इकाई है उसकी जो कीमत है वो कितना है? 1 ग्राम सोना है। जो मुद्रा की दूसरी इकाई है उसका कितना है? 2 ग्राम सोना है। तो हम क्या कर सकते हैं? उन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि मुद्रा बी की 1 इकाई होगी और मुद्रा जो है ए उसकी कितनी हो जाएगी? 2 इकाई, क्योंकि दोनों की जो परचेसिंग पावर है वो क्या है? अलग अलग है। इसके लिए उन्हें पहले सोना खरीदने और बेचने की आवश्यकता नहीं होती थी। दरों में एक ऊपरी सीमा निचली सीमा के बीच उतार चढ़ाव। यहाँ पर भी क्या होता था? जो दर है विनिमय दर उसमें एक निश्चित सीमा के बीच में क्या होता था? उतार चढ़ाव होता रहता था। इन सीमाओं का निर्धारण दोनों करेंसियों के निर्माण में आई लागत के अंतर के द्वारा होता था। और ये सीमाएं भी कैसी होती थी? भी दोनों देशों में क्या कितना लागत लग रही है उसमें अंतर होता था, जिसमें उसके द्रवण लगता था, प्रेषण है, सिक्के की ढलाई की लागत शामिल थी। जो सोने की जो मुद्रा थी ना उसके द्रवण में प्रेषण में भी सोने की मुद्रा बनती भी तो है, तो उसकी लागत शामिल थी। अधिकृत समता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक देश को सोने के पर्याप्त स्टॉक सुरक्षित रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। स्वर्णमान की स्थिति में सारे देशों की विनिमय दर कैसी थी? स्थायी थी। अदायगी संतुलन में घाटा होने पर जब तक राज्य टैरिफ, कोटा और निर्यात पर उपदान के रूप में हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक वह देश अपने सोने को क्या कर देगा? समाप्त। यदि अदायगी संतुलन देश में बढ़ता जा रहा है, घाटा बहुत अधिक होता जा रहा है, तो जब तक राज्य ने टैरिफ नहीं लगाया,
कोटा नहीं लगाया या निर्यात पर उपदान नहीं दिया, तब तो क्या होगा, जो देश है उसके सोने का क्या हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी और वह अत्यंत बुरी दुर्घटना को क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इसी के लिए कि कौन आए, डेविड ह्यूम, जो एक ख्याति प्राप्त दार्शनिक थे, उन्होंने 1752 में इस मत का क्या कर दिया, खंडन कर दिया। अब जो पहले से चली आ रही थी प्रथा स्मरणमान, उसका खंडन हुआ 1752 में और बतलाया कि यदि सोने के भंडार में कमी हुई तो सभी प्रकार की कीमतें और लागत भी क्या होगी, आनुपातिक रूप से गिरेंगी। सोने में यदि कमी हो रही है यदि किसी देश में, तो कीमतें भी गिरेंगी, लागतें भी गिरेंगी और इससे देश में किसी भी बुरी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया, घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाने से क्या होगा, आयात तो घटेगा और निर्यात बढ़ेगा। भाई देश में सोने की कीमत कम हो रही है, सोने की मात्रा कम हो रही है, तो देश में क्या होगी, कीमतें कम होंगी, लागतें कम होंगी, तो इसी वजह से देश में क्या होगा, घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, विदेशी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, तो आयात तो घटेगा और निर्यात बढ़ेगा। यह वास्तविक विनिमय दर है जिससे प्रतिस्पर्धा का निर्धारण होगा। वास्तविक विनिमय दर में यही तो होता है, हमने बताया कि देश में मुद्रास्फीति का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिस देश से हम आयात कर रहे थे और सोने में उसको भुगतान कर रहे थे, उसकी कीमतों लागतों में क्या होगी, वृद्धि होगी, अतः उनका महंगा क्या हो जाएगा, निर्यात घटेगा और पहले वाले देश से सस्ती वस्तुओं का आयात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना है। इस धातु वह कीमत तंत्र 18वीं शताब्दी में से कीमती धातुओं को सोना चांदी भी कहते थे का परिणाम आमतौर पर सोने की क्षति उठाकर अदायगी संतुलन में सुधार लाना होता है। ये जो धातु वह कीमत तंत्र जो चल रहा था, इसमें यही था कि सोने की क्षति उठा दी और उससे क्या हुआ, हमारे देश में अदायगी संतुलन हो जाएगा, क्योंकि सोने की यदि मात्रा निकाल दी जाती है तो देश में कीमत तंत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात मुद्रास्फीति कम हो जाती है। और सापेक्षिक कीमत पर जब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साम्य की पुनर्स्थापना नहीं होता थी, तब तक प्रतिकूल व्यापार संतुलन वाले देश के अदायगी संतुलन को अनुकूल व्यापार संतुलन वाले देश के अदायगी संतुलन के समकक्ष लाता है। तो जो प्रतिकूल व्यापार संतुलन वाला देश है उसको किसके समकक्ष लाता है, ये जो अनुकूल व्यापार संतुलन वाला देश है। इस संतुलन से आगे शुद्ध सोने का प्रवाह नहीं होता। जब ये संतुलित हो जाता है तो उसके बाद सोने का प्रवाह नहीं होगा। आयात निर्यात संतुलन बना रहता है, बिना किसी टैरिफ और राज्य की कार्यवाही की आवश्यकता के स्थायी तथा स्वयं सुधार संतुलन बना रहता है। तो इसमें क्या होता है, अपने आप ही सुधार होता चला जाता है। सोने की मात्रा कम हुई तो इस तरीके से संतुलन स्थापित हो गया, और यदि क्या होती है, सोने की मात्रा आ जाती है तो भी संतुलन स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर स्वयं सुधार संतुलन कायम रहता है, बिना किसी कोई टैरिफ लगा है, बिना कोई राज्य की कार्यवाही कराए, बिना राज्य कोई हस्तक्षेप किए। इस प्रकार स्वचालित साम्य तंत्र के माध्यम से स्थिर विनिमय दर को क्या किया जाता है, कायम। तो ये स्वचालित हो गई, जो स्वर्णमान है वो स्वचालित कायम तंत्र हो गया, जिसके माध्यम से देश में क्या बना रहता है, अदायगी संतुलन बना रहता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, नम्य विनिमय दर व्यवस्था में विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। नम्य विनिमय दर अर्थात हमने तृतीय विनिमय दर के बारे में अच्छे से पढ़ा था कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट किस प्रकार से काम करती है। जहाँ विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, वहीं पर क्या होती है, विनिमय दर का निर्धारण होता है। लेकिन विदेशी मुद्रा की यदि मांग बढ़ जाती है, हमने पढ़ा था ना कि यदि मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो किस प्रकार से नम्य दर परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से आंसर लिखना है कि नम्य विनिमय दर प्रणाली को, जिसे तृतीय विनिमय दर भी कहते हैं, इसमें विनिमय दर का निर्धारण बाजार मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। पूर्ण रूप नम्य प्रणाली में केंद्रीय बैंक नियमों के सरल समुच्चय को अपनाते हैं। बैंक विनिमय दर स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कोई कार्य नहीं करते। भाई विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए वो प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य नहीं करेंगे। ये विदेशी विनिमय बाजार में दखल नहीं देता, इसलिए कोई अधिकृत आरक्षित निधि व्यवहार नहीं होता। तो इसके अंदर विदेशी दखल नहीं होता बैंकों का कोई भी, तो कोई आरक्षित व्यवहार भी यहाँ पर नहीं होता, जैसा स्थिर में हो रहा था। इस देश के निवासियों द्वारा विदेशी वस्तुओं, सेवाओं, परिसंपत्तियों पर किए गए सभी प्रकार के व्यय और सभी प्रकार की विदेशी अंतरण अदायगी संतुलन खातों में डेबिट, जिससे विदेशी विनिमय की मांग का भी पता चलता है, का उल्लेख करने पर अदायगी संतुलन खाता और विदेशी विनिमय बाजार व्यवहार के बीच संबंध स्पष्ट होता है। यहाँ लिखना है क्या कि जो भी देश के निवासी है उनकी विदेशी वस्तुओं, सेवाओं, परिसंपत्तियों पर जो भी प्रकार के जो व्यय किए जाते हैं, खर्चे किए जाते हैं, वो क्या होता है, सभी प्रकार की विदेश अंतरण अदायगी, जो भी अदायगी दी जाती है उसको हम क्या करते हैं, खातों में से डेबिट कर देते हैं, क्योंकि सारा कहाँ जा रहा है, विदेशों की तरफ जा रहा है, जिससे विदेशी विनिमय की मांग का भी हमें पता चल जाता है भी कितनी डिमांड है। का उल्लेख होने पर अदायगी संतुलन खाता और विदेशी विनिमय बाजार व्यवहार के बीच संबंध स्पष्ट होता है। एक भारतीय निवासी जापानी कार खरीदने के लिए किस में भुगतान करेगा, रुपए में भुगतान करेगा, लेकिन जापानी निर्यातकर्ता येन में भुगतान पाने की अपेक्षा करेगा। लेकिन जापानी जो भुगतान करता है उसको क्या लगेगा कि रुपए में भुगतान ना करके हमें किस में दे, येन में भुगतान करे। अतः विदेशी विनिमय बाजार में येन के रूप में रुपए का क्या होगा, विनिमय होगा। विदेशी विनिमय बाजार में किसका होगा, हमें यदि भुगतान करना है तो वो येन के रूप में होगा। ठीक है, इसके विपरीत देश के निवासियों द्वारा किए गए सभी
सभी प्रकार के निर्यात से विदेशी विनिमय की समान आय प्रतिबिंब होती है। हमें ये भी पता चलता है कि हम कितना निर्यात कर रहे हैं, तो हमें इससे पता चलता है कि विदेशों की आय कितनी है। उदाहरण के लिए भारतीय निर्यातकर्ता रुपयों में भुगतान की अपेक्षा करेगा और हमारी वस्तुएं खरीदने के लिए विदेशी लोग अपनी मुद्रा बेचकर रुपए खरीदेंगे। यदि हमारी कोई वस्तु, विदेशी वस्तु लोग खरीदना चाहते हैं तो वो किस में भुगतान करना चाहेंगे? अपनी मुद्रा में, लेकिन हम किस में चाहेंगे? रुपए में। तो इसके लिए उन्हें रुपए की आवश्यकता होगी। अदायगी संतुलन खातों की कुल क्रेडिट तब विदेशी विनिमय की पूर्ति के समान हो जाती है। जो कुल क्रेडिट होता है, जो हमें प्राप्त होता है, वो विदेशी पूर्ति होती है। आ रहा है बच्चों समझ में? विदेशी विनिमय की मांग का दूसरा कारण सट्टेबाजी का प्रयोजन है। विदेशी मांग जो लोग सट्टे के लिए लगाते हैं, तो वो भी इसका कारण है। नम्य विनिमय दर निर्धारण को निम्न उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं कि माना विश्व में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दो ही देश हैं, ठीक है, जिससे केवल एक विनिमय दर का निर्धारण हो कि भारत और अमेरिका के बीच में हम विनिमय दर का निर्धारण कर रहे हैं। मांग वक्र डीडी की प्रवणता नीचे की ओर है, क्योंकि विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि से विदेशी वस्तुएं खरीदने की रुपए के रूप में लागत में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो हम यहाँ मांग वक्र बनाएंगे, जैसा कि हम बनाते आए हैं। ये है हमारा डीडी मांग वक्र, ठीक है, जो कि क्या दर्शाता है? विदेशी विनिमय की यदि कीमत में वृद्धि होती है, यहाँ तो कीमत होता है और यहाँ क्या आएगी? मात्रा आएगी, ठीक है। तो विदेशी वस्तुएं खरीदने की रुपए के रूप में लागत में क्या होगी? वृद्धि होगी। कीमत में यदि क्या होती है? वृद्धि होती है। तो विदेशी वस्तुएं जो खरीदना चाहते हैं, विदेशी वस्तुएं हैं, उसकी विनिमय की हमने क्या किया? अब जो हमारे यहाँ रेट पी की जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि हम विनिमय दर का निर्धारण कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर रेट लिख देंगे। तो विदेशी विनिमय की कीमत में यदि वृद्धि होती है, हम ये कहते हैं कि हमारी विदेशी विनिमय है उसकी कीमत में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है, अर्थात जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो विदेशी वस्तुएं खरीदने की रुपए के रूप में लागत में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो जो हम विदेशी वस्तुएं खरीदना चाहते हैं उसकी लागत में क्या होगी? वृद्धि होगी। हमने मान लिया ये $70 हो गई है, ठीक है, और पहले $50 थी विदेशी विनिमय दर। तो क्या होगा? जो हमारी लागत आ रही है विदेशी वस्तु खरीदने में, वो क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। इस प्रकार आयात में क्या होगी? कमी होगी। आयात में कमी होगी तो विदेशी विनिमय की जो मांग है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आया कि ये जब ऊपर होगा तो इस तरीके से ये इसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में? इसके बाद है विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि करने के लिए जब भी विनिमय दर में वृद्धि होती है तब हमारे निर्यात के लिए विदेशी मांग अवश्य इकाई लोच से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। यदि हमें विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि करवानी है तो उसके लिए विनिमय दर में जब भी वृद्धि होती है तो हमारे निर्यात के लिए विदेशी मांग, जो हमारा जो निर्यात कर रहे हैं विदेशी मांग, वो इकाई लोच से अधिक होनी चाहिए। अर्थात विनिमय दर में 1% की वृद्धि से मांग में 1% से अधिक वृद्धि होनी चाहिए। आ रहे समझ में? विनिमय दर में जो 1% वृद्धि हुई है उससे हमारी जो मांग है उन लोगों की हमारे देश के लिए वो 1% से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि ये शर्त पूरी होती है तो विनिमय में वृद्धि के अनुपात में रुपए में हमारे निर्यात में क्या होगी? वृद्धि। यदि यही शर्त पूरी होती है कि जितनी विनिमय दर में वृद्धि हो रही है उसके अनुपात में जो यहाँ पर जो लिख रखा है कि उसके अनुपात में मांग है जो उनकी, वो उससे ज़्यादा वृद्धि करनी चाहिए। तो इस तरह से वृद्धि होती है तो ही हमारे निर्यात में वृद्धि होगी। विनिमय दर में वृद्धि से डॉलर के रूप में अर्जन विदेशी विनिमय की पूर्ति भी क्या होगी? बढ़ेगी। यदि हमने विनिमय दर को बढ़ा दिया है, आ रहा है बच्चे समझ में, तो डॉलर के रूप में जो हमारा जो अर्जन है वो भी क्या होगा? विदेशी विनिमय की जो पूर्ति है वो भी बढ़ेगी। किंतु उधर विस्तार पर जो पूर्ति वक्र है, भारत निर्यात के लिए विदेशी मांग की इकाई लोच से इस विश्लेषण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यातव्य कि जहां हम विनिमय दर के अतिरिक्त सभी कीमतों को क्या रखते हैं? स्थिर रखते हैं। यहाँ पर हम जो विनिमय दर है उसके अलावा जो बाकी सारी कीमत है उसको हम क्या करते हैं? स्थिर रखते हैं, ठीक है। नम्य विनिमय दर की इस स्थिति में केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति में साम्य स्थापित करने के लिए बाजार रिक्त करने के लिए विनिमय दर में क्या होता है? संचलन होता है। तो हमें इसका डायग्राम बनाना है इस तरीके से। ये विदेशी विनिमय जो है उसकी मांग है और ये विदेशी विनिमय की पूर्ति है। जहाँ ये दोनों बराबर हो जाते हैं वहाँ ही ई या फिर हम आर भी लिख सकते हैं, विनिमय दर का यहाँ पर क्या हो जाता है? निर्धारण हो जाता है। और ये विदेशी विनिमय की मात्रा का यहाँ पर निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से होता है। यदि क्या हो जाती है? विनिमय दर अधिक हो जाती है तो विदेशी विनिमय की पूर्ति क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। यदि यहाँ पर ये कम हो जाती है तो हम ये देखते हैं कि विदेशी विनिमय की जो मांग है वो अधिक हो जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। और जो विनिमय दर है वो क्या करती है? इसमें तृतीय अर्थात संचलन करती रहती है बिना किसी केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के। इसके बाद है अवमूल्यन और मूल्यह्रास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अवमूल्यन क्या होता है? मूल्यह्रास क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझाया था अच्छे से। आपको यहाँ पर इसका इस तरह से आंसर लिखना है कि मूल्यह्रास से अभिप्राय दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य में क्या आना? कमी। मतलब जो दूसरी जो मुद्रा है उसकी तुलना में हमारे खुद की जो घरेलू मुद्रा है उसके मूल्य में क्या आ जाना? कमी आना, वो कहलाता है मूल्यह्रास, ठीक है।
वो किसी भी रीजन से आ सकती है। मान लीजिए $1 बराबर 48 रुपये विनिमय दर है। यदि कुछ समय पश्चात $1 बराबर क्या हो जाता है 50 रुपये, तो इसका मतलब क्या हुआ, विनिमय दर बढ़ने के पश्चात $1 खरीदने तो $2 क्या होने अधिक देने पड़ेंगे। जैसे पहले 48 थी, अब 50 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे देश की मुद्रा तो अधिक देनी पड़ रही है और बदले में उस देश की मुद्रा तो उतनी ही मिल रही है। इसका मतलब हमारे देश की मुद्रा का मूल्य जो विदेशी मुद्रा के मूल्य के संदर्भ में क्या हो गया है, गिर गया है। तो इसे हम कहते हैं मूल्यह्रास। इसके विपरीत जब किसी देश की सरकार दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का विनिमय मूल्य जानबूझकर घटाती है तो उसे हम कहते हैं अवमूल्यन। याद रहना कि जो मूल्यह्रास है वो तो किन्हीं भी कारणों से हो सकता है, लेकिन अवमूल्यन जानबूझ के जो घटाया जाता है मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के संदर्भ में, तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको दोनों चीजें बतानी है। अगला है, क्या केंद्रीय बैंक प्रबंधित तृतीय व्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा? व्याख्या कीजिए। अभी हमने तृतीय विनिमय दर प्रणाली के बारे में क्वेश्चन देखा था। अब प्रबंधित तृतीय व्याख्या है, उसमें क्या होता है कि स्थिर भी रहती है और तृतीय, दोनों का क्या है, ये मिश्रण है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, प्रबंधित तृतीय विनिमय दर प्रणाली नम्य विनिमय दर प्रणाली और स्थिर विनिमय दर प्रणाली का मिश्रण है। इस प्रणाली में विनिमय दर बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, जैसे कि तृतीय में थी। किंतु इस प्रणाली में केंद्रीय बैंक विनिमय दर को उदार बनाने के लिए जब कभी ऐसे कार्य को समुचित समझता है तब विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब निर्धारण तो वो तब जो तृतीय विनिमय दर प्रणाली है उसके हिसाब से हो जाता है, लेकिन यदि केंद्रीय बैंक चाहे तो वो क्या कर सकता है, बीच में हस्तक्षेप कर सकता है और उसमें क्या कर सकता है, बदलाव करने के लिए, उदार बनाने के लिए विनिमय दर प्रणाली को, और वो उसमें चेंजेस ला सकता है जब उसको समुचित लगता है। तो वो मुद्रा का क्रय या विक्रय करके उसको वहीं पे लाने की कोशिश कर सकता है। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, प्रबंधित तृतीय विनिमय दर प्रणाली में केंद्रीय बैंक समुचित जब लगता है तभी हस्तक्षेप करता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है, क्या देशी वस्तुओं की मांग और वस्तुओं की देशी मांग की संकल्पनाएं एक समान है? देखो हमने क्वेश्चन उसमें भी देखा था जब लेसन पढ़ा था। अब आप इसको देखो, इसका आंसर कैसे लिखना है कि देशी वस्तुओं की मांग, कि हमारे जो देश की जो वस्तुएं जो बन रही है उनकी मांग। ठीक है, वस्तुओं की देशीय मांग। अरे बच्चों समझ में, एक तो होता है हमारे वस्तुओं की जो मांग है वो घरेलू मांग भी हो सकती है या फिर विदेशों में भी मांग हो सकती है। दूसरा है जो हमारी जो घरेलू मांग है अर्थात जो हम लोगों के द्वारा की जाती है वो एक समान है, तो अलग अलग है। देशी वस्तुओं की मांग और वस्तुओं की देशीय मांग की संकल्पनाओं में क्या है, अंतर है। देशी वस्तुओं की मांग में किसी वस्तु के संदर्भ में देश में निर्मित वस्तुओं की मांग को ही शामिल किया जाता है। देशी वस्तुओं की मांग का मतलब क्या होता है कि जो हमारी जो देशी वस्तु की मांग में किसी वस्तु के संदर्भ में देश में जो निर्मित वस्तु है उनकी मांग देखते हैं, वो देश में निर्मित जो वस्तु है उसकी, जबकि किसी वस्तु की देशीय मांग में किसी वस्तु के संदर्भ में उस देश में निर्मित तथा विदेशों में निर्मित वस्तुओं दोनों को हम शामिल करते हैं। अब हम नवा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, क्या देशी वस्तुओं की मांग और वस्तुओं की देशीय मांग की संकल्पनाएं एक समान है? हमने इसके बारे में लेसन जो पढ़ा था उसमें भी अध्ययन किया था, तो हम देखेंगे किस तरह से इसका आंसर लिखना है। देशी वस्तु की मांग और वस्तुओं की देशी मांग की संकल्पनाओं में क्या होता है, अंतर होता है। देशी वस्तुओं की मांग में किसी वस्तु के संदर्भ में देश में निर्मित वस्तुओं की मांग को ही शामिल किया जाता है, जो देश में वस्तु जो निर्मित है उनकी ही मांग को हम इसमें शामिल करते हैं। जबकि जो किसी वस्तु की देशीय मांग में किसी वस्तु के संदर्भ में उस देश में जो निर्मित है उसकी और विदेशों में जो निर्मित वस्तुएं हैं दोनों को शामिल किया जाता है। समझ में आया? देशी मांग में तो केवल देश में निर्मित और देशीय में विदेशों में भी और हमारे देश में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखकर आना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब m बराबर 60.06y हो तो आयात की सीमांत प्रवृत्ति क्या होगी? आयात की सीमांत प्रवृत्ति तथा समस्त मांग फलन में क्या संबंध है? तो हमने आयात की सीमांत प्रवृत्ति पढ़ी थी ना, खुली अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण जब हम आयात को भी शामिल कर लेते हैं, निर्यात को भी शामिल कर लेते हैं, तो हमने इसको उपभोग फलन की तरह ही बताया था कि उपभोग फलन की तरह है। तो जैसे ये CY, उसमें उपभोग फलन में क्या था, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, तो 0.06 यहाँ पर क्या है, आयात की सीमांत प्रवृत्ति, जो कि ये दर्शाती है कि आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप आयात में कितना परिवर्तन होता है। ठीक है, यदि m बराबर 60 प्लस 0.6y है तो अर्थात ये समीकरण देश के आयात को दर्शाता है या आयात फलन को दर्शाता है। इससे आयात की सीमांत प्रवृत्ति कैसे ज्ञात करेंगे? आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप आयात में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, तो 0.06 है। आयात की सीमांत प्रवृत्ति तथा समस्त मांग में कैसा संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है। आयात की सीमांत प्रवृत्ति यदि बढ़ती है तो समस्त मांग भी क्या होगी, बढ़ेगी। आ रहे बच्चों समझ में? तथा आयात की सीमांत प्रवृत्ति कम होती है तो समस्त मांग में कमी होती है। अर्थात आयात की सीमांत प्रवृत्ति और समस्त मांग में आपसे संबंध पूछा है तो आप बताएंगे धनात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न का फर्स्ट पार्ट यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न के और भी हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको सारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अपनी कॉपी में नोट करने हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है और याद भी करना है। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।